हेलो दोस्तों, मैं हूँ सीए दिव्या अग्रवाल और आप देख रहे हैं टैक्स विदाउट टीयर्स। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है। अगर दोस्तों अच्छा लगता है तो आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल को यानी टैक्स विदाउट टीयर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बने बेल आइकन को क्लिक कर सकते हैं ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स का पता चल सके। इसके साथ साथ आप मुझे लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। और आपकी रिक्वेस्ट पे मैंने अपनी मोबाइल एप्लीकेशन टैक्स विदाउट टीयर्स के नाम से लॉन्च की है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स दोनों में मिल जाएगी आपको इसके लिंक। यहाँ पे बहुत सारे रेगुलर बेसिस पे मैं कोर्सेज अपलोड करती हूँ जो आपको रेगुलर प्रैक्टिस में हेल्प करेगा, जैसे जीएसटीआर 9(9)C कैसे भरना है, कंप्लीट इन डेप्थ नॉलेज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। रिटर्न फाइलिंग की हो गई, जैसे इनपुट टैक्स क्रेडिट नोटिस एक्सेट्रा। तो आप इन सारे कोर्सेज को आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। अब दोस्तों कंसर्न क्या आता है कि जैसे जैसे 20th पास आने लग जाती है तो हमारी 3B की डेडलाइन पास आ जाती है। अब 47 जीएसटी काउंसिल मीटिंग के बाद बहुत सारे चेंजेस आए थे, बहुत सारे सर्कुलर्स भी आए थे, नोटिफिकेशंस भी आए थे, जो ऑलरेडी मैं वीडियो में अपने कवर कर चुकी हूँ। बट कंसर्न क्या है कि 3B में ऐसे क्या क्या चेंजेस हैं अब जो पोर्टल पे हो गए और हमें बहुत सावधानी से अब ध्यान रखना होगा, हमें बहुत ध्यान रखते हुए अब 3B के टेबल्स को भरना होगा। ऐसे कौन से चेंजेस हैं? तो दोस्तों ऑलरेडी मैंने ना लॉगिन किया हुआ है। लॉगिन करते ही हम रिटर्न डैशबोर्ड में जैसे ही जाते हैं ना, तो आप रिटर्न डैशबोर्ड में देखिए मैंने यहाँ पे अगस्त को ही सिलेक्ट कर लिया क्योंकि अगस्त की 3B अब हमें भरनी है। एक भी गलती आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में डाल सकती है। रीजन बीइंग, आपके लिए आपने देखा होगा स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स का एक नोटिस का बहुत ज्यादा बड़ा सर्कुलर था, ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। थोड़ा सा भी मिसमैच आपके 1(3)B में या कल को आपकी बुक्स में आता है तो तैयार रहिएगा, नोटिस आपके पास आ सकता है। तो बेटर क्या है कि हम लोग पहले ही ध्यान रखें कि 1 कैसे भरनी है, 3B कैसे भरनी है। और इस बारी 3B में आए हैं मेजर चेंजेस। अब वो 3B के चेंजेस जो हैं वो कैसे आएंगे, देखिए कैसे हमें इनकॉर्पोरेट करना है उसको। तो पहले तो दोस्तों जो टैक्स हम लोग सिर्फ हमारे पास एक ये टेबल होता था 3.1 वाला, जिसमें हम सारी डिटेल्स डाल देते थे कि हमारी टैक्सेबल सप्लाईज कितनी है, जीरो रेटेड यानी एक्सपोर्ट सप्लाईज कितनी है जितनी भी यहाँ पे आ रही थी, नील रेटेड कितनी आ रही थी, इनवर्ड सप्लाईज लायबल फॉर रिवर्स चार्ज और नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाईज। अब आपको याद होगा 1 जनवरी से स्विगी जोमैटो के केस में चेंज आए थे। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के ऑपरेटर के थ्रू अगर आप सप्लाई कर रहे हो, कौन सी सप्लाईज, रेस्टोरेंट सर्विसेज अगर सप्लाई कर रहे हो तो उसमें चेंजेस आए थे। सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 ऑलरेडी ये बताता है कि अगर हम ईसीओ के थ्रू सप्लाई करें, ईसीओ यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर हम सप्लाई करें तो कुछ केसेस में जो उसमें स्पेसिफाइड हैं वहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ही जो है एज अ सप्लायर होगा और उस पे सारे कंप्लायंसेस लगेंगे। तो इसी तरह से इन्होंने अब क्या किया, अब इन्होंने यहाँ पे एक टेबल नंबर 3.1.1 डाला। इसमें आप देखिए डिटेल्स में क्या आ रहा है, details of the supplies which is notified under section 9 subsection 5 of the CGST Act and corresponding provisions in the IGST, UTGST और SGST Act। तो ये अब बहुत मेजर चेंज आया। अब इसमें आपको डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी, यानी जो टैक्सेबल सप्लाईज या ऐसी सप्लाईज जिस पे टैक्स पेमेंट बनता था या जो भी आपकी आउटवर्ड सप्लाईज थी, बी इट एक्सपोर्ट्स ऑल्सो, तो वो आप सिर्फ टेबल 3.1 में डालते थे, लेकिन अब 3.1.1 में आपको इस तरह की सप्लाईज डालनी होगी। पहला मेजर चेंज, ठीक है। तो जो भी आप अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर और आप फाइल कर रहे हो रिटर्न, तो यहां देखिए दिस फर्स्ट पॉइंट इट इज टू बी फर्निश्ड बाय द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। और जो ऐसा व्यक्ति है, रजिस्टर्ड व्यक्ति जिसने सप्लाई करी थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, उसको सेकंड पार्ट में यहाँ पे अपनी डिटेल्स फर्निश करनी पड़ेंगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो उसके टैक्स कॉलम एक्टिव नहीं है। रीजन बीइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ही एक तरह से सप्लायर माना जाएगा और उसको ही सारे कंप्लायंसेस करने होंगे, तो वो यहाँ पे अपनी डिटेल्स डालेगा टैक्सेस की भी। तो इस तरह से तो दोस्तों पहली चीज, अगर आप फॉल करते हो उस कैटेगरी ऑफ सर्विसेज में, जैसे स्विगी जोमैटो हो गया आपका, हाउसकीपिंग, इस तरह से सर्विसेज जो थी, हम अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर हम कर रहे हैं तो हमें इस टेबल का यूज करना होगा और इसमें डिटेल्स डालनी होगी। सेकंड कंसर्न क्या था दोस्तों, अब इन्होंने हमेशा एक बात बोली है कि ये 3.2 टेबल जो है ना इंटरस्टेट सप्लाईज, ऑल्दो ये टैक्स पे आपके कोई इंपैक्ट नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि आपने जो सप्लाईज की डिटेल डालनी थी वो आप ऑलरेडी इन 2 टेबल्स में डाल चुके हो, यानी 3.1 एंड 3.1.1 में आप डाल चुके हो। लेकिन
3.2 किस लिए है? क्योंकि जब हम टैक्स गवर्नमेंट को देते हैं वो आगे फर्दर बाइफर्केट करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है रिस्पेक्टिव स्टेट्स में। तो उन्होंने हमेशा ये बात बोली कि अगर आप इस तरह की कोई भी ऐसी सप्लाईज करते हो जो कि इंटर स्टेट है, यानी दो स्टेट्स जहां इन्वॉल्व हो जाती है, एंड दी सप्लाईज आर बीइंग मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन or to the composition taxable person or to the UIN holders, that is आपके जो स्पेशल होल्डर्स हो जाते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के केस में, एम्बेसीज एक्सेट्रा, तो वो सब उनकी डिटेल्स आपको एक बारी फर्दर स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। और आप इसको लाइटली ना लीजिएगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि कॉम्पोजिशन डीलर्स की ना डिटेल स्पेसिफिकली अगर आपने देखा होगा, आप टैक्स ऑडिट के लिए लायबल हो तो क्लॉज नंबर 44 में भी आपसे मांगी जाती है। तो जो हम एक गलती करते हैं ना डेटा फीडिंग के टाइम पे कि हम लोग जीएसटी नंबर डालते हैं बट हम स्पेसिफाई नहीं करते कि वो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन में या कॉम्पोजिशन रजिस्टर्ड है वो पर्टिकुलर टैक्स पेयर जिस भी वेंडर से हमने परचेज किया है, जिसको हमने सेल किया है, व्हाटएवर द केस में भी, तो आप वहां पे जरूर स्पेसिफाई कीजिए वो कॉम्पोजिशन डीलर है या नहीं है। आप कैसे चेक कर सकते हो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जीएसटी की वेबसाइट पे जैसे ही आप जाएंगे ना, यहाँ पे सर्च टैक्स पेयर के केस में देखिए आप सर्च कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर कर सकते हो, या फिर आप उसका पैन नंबर डाल के चेक कर सकते हो कि क्या उसका जीएसटी नंबर है, और अकॉर्डिंगली आप चेक कर लो क्या वो कॉम्पोजिशन डीलर है या नहीं है, और अकॉर्डिंगली आप अपने रिकॉर्ड्स में अपडेट कर लीजिए। Then moving further, a very big change. It is in table number 4, that is the eligible ITC. अब आपको ये टेबल और ज्यादा सावधानी से भरना होगा। क्यों? क्योंकि देखिए इंपोर्ट ऑफ गुड्स तो आप यहाँ पे डालेंगे, सर्विसेज भी आप यहाँ डालेंगे, लेकिन जो चेंजेस इन्होंने इस बार किए हैं ना वो आप देखिए आईटीसी रिवर्स्ड में। अब यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिए कि यही रूल्स और यही सेक्शन के अकॉर्डिंगली अगर आपका रिवर्सल बनता है तो आप यहाँ पे डालेंगे, अदरवाइज बाकी कोई भी और रिवर्सल बनता है तो वो आपको अदर्स के कॉलम में डालना होगा। यानी रूल नंबर 38, 42 एंड 43। अब आपको क्वेश्चन आएगा, जिन लोगों को पता है रूल्स में क्या लिखा है, वेल एंड गुड। अगर हमें नहीं पता है तो हम कहां से समझे? हमेशा मैं एक बात बताती हूँ, टैक्स इंफॉर्मेशन cbic.cbic.gov.in ये हमारी वेबसाइट है। फ्री में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। यहाँ पे रूल्स में जाइए, रूल नंबर अब यहाँ देखिए इन्होंने क्या कहा था, 42, 43 एंड अपार्ट फ्रॉम दैट रूल नंबर 38। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रूल 38 किस रिगार्ड में बात कर रहा है आपका। रूल 38 बोलता है बैंकिंग कंपनी के रिगार्ड में कोई रिवर्सल है, तो 42, 43 हमारा कैपिटल गुड्स एंड इनपुट्स को लेके होता है जो प्रोपोर्शनेट होता है। ठीक है, इसके अलावा सेक्शन 17 ब्रैकेट 5 क्या कहता है, जो ब्लॉक क्रेडिट की बात करता है। जैसे अगर मेरा सीए प्रोफेशन है, सीए बिजनेस है, मेरा सीए कंसल्टेंसी में देती हूँ, और इस केस में सपोज कीजिए मैंने कोई कार परचेज कर ली है तो उस कार का मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा। सेम वेज यही अगर मेरा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का या पैसेंजर्स का केस होता तो इसके एक्सेप्शंस में मैं फॉल कर लेती और अकॉर्डिंगली मैं इनपुट क्लेम कर सकती थी। सो आई हैव टू चेक कि मेरे लिए ब्लॉक क्रेडिट कौन सा है और मुझे उसका रिवर्सल यहाँ पे करना पड़ेगा। देन मूविंग फर्दर, अब आपका 180 डेज का रिवर्सल है, क्या रिवर्सल है अकॉर्डिंगली आपको क्लासिफाई करना होगा। और यहाँ पे देखिए नेट अवेलेबल आईटीसी आ जाएगा, और ये जो फिगर्स आप देख पा रहे हो ना आ रही है, ये कहां से आ रही है, आपके 2B से आ रही है, जो आपका एवरी मंथ 14th को अपडेट हो जाता है। देन फर्दर डिटेल्स, आईटीसी रिक्लेम्ड व्हिच वाज reversed under table 4B2 in earlier tax period. That means सपोज कीजिए आपने अपने वेंडर को 180 डेज में पेमेंट नहीं किया था, पर आपने उसका इनपुट पहले ही जैसे आपके पास इनवॉइस आया था आपने क्लेम कर लिया। अब क्या करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपने पेमेंट नहीं करी तो आपको रिवर्स करना पड़ेगा वो क्रेडिट। आपने रिवर्सल तो यहाँ पे पहले डाल दिया था, लेकिन सपोज कीजिए इस बारी अगर आप वो रिक्लेम कर रहे हो तो आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। साथ में इनएलिजिबल आईटीसी अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 एंड आईटीसी रिस्ट्रिक्टेड ड्यू टू प्लेस ऑफ सप्लाई रूल्स। यानी सपोज कीजिए मैं दिल्ली में रजिस्टर्ड हूं, मैं एक बिजनेस पर्पस के लिए मुंबई गई, मुंबई के होटल में मैंने स्टे किया, वहां पे जो होटल ने जीएसटी चार्ज किया होगा वो मुंबई जीएसटी प्लस सीजीएसटी किया होगा, लेकिन क्या इस इनपुट का, क्या इस जो लायबिलिटी उन्होंने चार्ज करी, क्या मैं बीइंग रजिस्टर्ड इन दिल्ली इनपुट ले सकती हूँ? नहीं। तो वो चीजें आपको यहाँ स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। तो इस तरह के दोस्तों जो कंसर्न्स है कि अब हमें कौन सा इनपुट कहाँ क्लेम करना, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, बिकॉज
आपने एक गलत डिटेल डाली तो आप तैयार रहिएगा, नोटिस में जब आपसे जस्टिफिकेशन मांगेंगे तो आपके लिए इश्यू हो सकता है। तो बेटर, इट इज ऑलवेज बेटर कि आप पहले से ही रिटर्न्स तरीके से भरिए ताकि आपको कोई कंसर्न और कोई इश्यू आए ही ना। तो दोस्तों अब 3B भरते हुए, जब आप अगस्त मंथ की 3B अब आप भरेंगे तो आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना होगा। रीजन बीइंग, एक तो आपका टेबल 3.1.1 ऐड हो गया है, 3.2 ना भरने की दोस्तों पेनल्टी है, ये बात ध्यान रखिएगा। पहले ऑलरेडी आ चुका है सर्कुलर इसके रिगार्ड में और मैं इसको डिस्कस भी कर चुकी हूँ अपने वीडियोस में। और एलिजिबल आईटीसी का टेबल जो है वो चेंज हो गया, अब आपको बाइफर्केशन अकॉर्डिंगली देनी है। आप ये नहीं कह सकते हो कि रिवर्सल में मैंने सारा फर्स्ट कॉलम में ही दे दिया रिवर्सल, नहीं भाई, आपको बाइफर्केट करना पड़ेगा और ध्यान से आपको बाइफर्केट करना पड़ेगा। बिकॉज गवर्नमेंट क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए हर रूल में, हर सेक्शन में क्या है, और अकॉर्डिंगली आपको डिटेल्स फीड करनी पड़ेगी। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। अगर यूजफुल लगा है तो डेफिनेटली शेयर इट अमंग योर प्रोफेशनल सर्कल एंड योर बिजनेस सर्कल, ताकि बाकी सब लोग भी इन बातों का ध्यान रख सके। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।